और अब खबरें तफसील से। सीनियर कांग्रेस लीडर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो पार्टी से बाहर रहकर कौमी मफाद के लिए काम करते रहेंगे। मैं पार्टी से 40 साल पुराना नाता तोड़ रहा हूं। ख्याल रहे कि हालिया कुछ दिनों के दौरान आरपीएन सिंह समेत कई लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब 5 रियासतों में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि शायद जो कमियां पार्टी में आ गई हैं उनका समाधान हो। मगर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब ऐसी आशा की किरण सामने नज़र नहीं आई तो मैंने भरे दिल से फैसला लिया है। पर एक तरह से मैं एट ईज़ भी अपने आप को समझ रहा हूँ, क्योंकि जो बंदिशें थीं पहले हम पर बतौर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब वो नहीं है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनेंगे और देखेंगे कि देश की सेवा किस तरह, किस रूप में, कैसे आगे कर सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने अश्विनी कुमार से बात की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मुस्तकबिल और दाखिली सतह पर जारी खींचतान पर अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। हमारे साथ वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, 46 साल के आप पार्टी में रहे और अचानक अपने अभी पंजाब में चुनाव चल रहे, इस दौरान अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो जाएगी सर कि आपको अपना इस्तीफा देना पड़ा पार्टी से? कई परिस्थितियां थी, कई वजह थी। मैं आधे मिनट के अंदर उन वजहों का जिक्र नहीं कर सकता, मगर एक बात मान लीजिए कि मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने आत्मसम्मान को समक्ष रखते हुए और उसको तरजीह देते हुए कांग्रेस पार्टी का मेंबर होकर देश की सेवा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिस पार्टी पर हमको नाज था। इसलिए, क्योंकि आज भी हमारा मन है कि देश के मुद्दों को उठाएं, देश के प्रति जो अपने फर्ज हैं उनको निभाएं, इसलिए मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के बाहर रहकर शायद मैं बेहतर ढंग से अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकूं। और जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी में, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो देश के सामने हैं। यही तो वजह है कि लगातार कांग्रेस का उतार हो रहा है और आने वाले भविष्य में मुझे कोई उत्थान की आशा नहीं नजर आ रही। सर, क्या कांग्रेस से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था? क्योंकि जिस तरह से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, हाल के दिनों में ये कहा भी गया कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जिस तरह से बेइज्जत करके पद से निकाला गया, मैं समझता हूं पंजाब के लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, उसको बुरा माना है। अगर किसी बड़े नेता के साथ इख्तिलाफ भी हो तो उसकी बनती डिग्निटी, उसका बनता सम्मान उसको देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये लोकतांत्रिक राजनीति की मर्यादा है। इस ऐसी मर्यादाओं से मुक्त होकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। सर, चिरंजीव सिंह चन्नी को चेहरा बनाया गया, पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और ये दावा किया जा रहा है कि वो गरीब परिवार से हैं, दलित भी हैं, तो ऐसे में उन्हीं पे दोबारा दाव लगा रही है कांग्रेस वहां। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, मगर आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब सीधा सा है। पिछले दिनों में जो आपने टेलीविजन पर देखा, उससे चीफ मिनिस्टर चन्नी की गरीबी जग जाहिर है। 10-20 करोड़ रुपया तो बहुत कम पैसा होता है किसी के घर से मिलना। तो अगर वो आम आदमी है, अगर वो गरीब आदमी है, तो देश के लोग फिर उसका जवाब देंगे। सर, क्या कांग्रेस की लीडरशिप संभाल नहीं पा रही है या ये वजह है कि आप जैसे लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? क्या वजह, बड़ी वजह कुछ तो रही होगी सर? अब ये तो नेतृत्व को तय करना है कि क्या वजह है कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इस पर मैं टिप्पणी क्या करूं? मैंने तो अपनी बात का जवाब दे दिया। एक आखिरी सवाल है सर, पंजाब में चूंकि चुनाव भी हो रहे हैं, अभी कैंपेन भी चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस, हालांकि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं सर पंजाब में? मुझे लगता है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की सत्ता कतई नहीं बनेगी। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अप्पू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी से गैर कानूनी रकम निकालने के मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिली है। सीबीआई खुसूसी अदालत ने उन्हें डोरंडा निकासी मामले में कसूरवार पाया है। 18 फरवरी को अदालत सजा सुनाएगी। इस केस में लालू प्रसाद के साथ साथ 99 मुलजमीन हैं। इस मामले में 29 जनवरी को बहस मुकम्मल हो गई थी।
टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ सर? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 ओके। और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की? 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट किया गया। जी। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा। जी जी 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं उनमें? नहीं 3 साल वाले में। अच्छा, 3 साल वाले। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। और बीजेपी के लीडर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने सुशील कुमार मोदी से बातचीत की। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी से। सर, लालू यादव डोरंडा कोषागार मामले में भी दोषी पाए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक हिंदी में कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से गरीबों को उन्होंने लूटने का काम किया, चपरासी क्वार्टर को बहुत भुनाया उन्होंने। कहते थे मैं चपरासी क्वार्टर में रहता था, मेरे बड़े भाई चपरासी थे, और आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं। और देखिए, 4 मामलों में पहले से उनको सजा हो चुकी है। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष है, तो जिस समय इन पर चार्जशीट फाइल हुई उस समय AR के दुबई बिहार के राज्यपाल थे और देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री। और लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए भी इस मामले को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा मामला पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा था। हम लोगों ने जब 96 में PIL दाखिल किया पटना हाईकोर्ट के अंदर, तो लालू यादव ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया कि मैंने इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत जांच आयोग बैठा दिया है, CBI की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इनके तर्क को खारिज कर दिया, CBI जांच का आदेश दे दिया। उसके खिलाफ लालू जी और उनकी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और CBI जांच का विरोध किया। और CBI और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बरकरार रखा, बल्कि ये कहा कि पटना हाईकोर्ट इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा। तो अगर राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी नहीं होते, जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर या डॉक्टर AK विश्वास जो जॉइंट डायरेक्टर थे CBI के अंदर, अगर ऐसे लोग नहीं होते और SN झा जो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो लालू यादव तो कब को इस सारे मामलों को पचा डाले होते। तो इन्होंने तो पूरा विरोध किया, पूरा प्रयास किया, लेकिन मामले में इतने पुख्ता सबूत थे, उन सारे सबूतों के बाद कोई भी न्यायालय आंख मूंद नहीं सकता था। इसलिए चौथा नहीं, ये 5वां मामला है जिसमें उनको सजा हुई है। और 136 करोड़ तो उस जमाने का 136 करोड़ है, आज उसकी कीमत होगी करीब 765 करोड़ रुपया। तो आप मुख्यमंत्री थे, गरीबों ने आप पर भरोसा जताया, लोगों ने आंख मूंद कर आपको वोट दिया, अंधाधुंध वोट दिया, और 95 के अंदर लालू जी 170-75 सीटें करीब 2/3 के बहुमत से जीत कर आए। लेकिन उसके बाद इनकी क्या दशा हुई, ये बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब बिहार की राजनीति में लालू का कोई वजूद नहीं बचा है। RJD के लोग ये आरोप लगाते रहे कि उनको जानबूझकर फंसाया जाता है, इशारा बीजेपी की तरफ होता है। नहीं, फिर वही कर रहा, अगर फंसाया गया होता तो जो न्यायाधीश है वो तो कोई बीजेपी के नहीं है। और झारखंड में जो सरकार है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस और राजद उनका समर्थन कर रहा है। 10 साल तक केंद्र में लालू यादव सरकार का समर्थन करते रहे, 5 साल तक रेल मंत्री थे, तो क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि देखिए, इतने पुख्ता सबूत थे कि कोई जज इनको बचाकर वो जेल नहीं जा सकता है कि इनको जेल से बरी कर दो, खुद जेल चले जाएं। तो इस पूरे मामले में ने बिहार की राजनीति को हिला दिया और पूरे देश को एक संदेश दे दिया कि अगर सत्ता में रहते भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे तो बच नहीं पाओगे कोर्ट की निगाह से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कर्नाटक में बेटियों के साथ इन दिनों क्या हो रहा है, खबर में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा आराई जारी है। आज मुख्तलिफ शहरों में हाई स्कूलों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाज हुए। तुमकुर, मंड्या,
गदग में वालिदैन ने एहतजाज किया। कई मकामात पर तनाव का माहौल देखने को मिला। कई स्कूलों में मुस्लिम तालिबात स्कूल पहुंचकर वापस घर लौट गईं। महकमे तालीम के अफसरों ने हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को नाफिज करने की कोशिश की। कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब के बगैर क्लासरूम में हाजिर हुईं। और हिजाब मामले पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को याद दिलाने की कोशिश की है। ओवैसी ने लिखा है कि 2019 में आयरलैंड ने पुलिस महकमे में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। उस वक्त मोदी हुकूमत ने उस फैसले को गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मफाद में बताते हुए इसका खैर मकदम किया था। ओवैसी ने ट्वीट में यह दरियाफ्त किया है कि अगर आयरलैंड के लिए तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों? उनके वकार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आगे बढ़ते हैं। पटियाला में राहुल गांधी ने अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। बीजेपी के लोग और अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है। राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा, बादल जी ने कहा, जूनियर बादल ने। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। ये हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों ने कहा है। गुरु नानक जी जो पंजाब को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिनसे मैं भी बहुत सीखा हूं, रोज सीखता हूं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रामगढ़ से दर्दनाक सड़क हादसा की खबर है। सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंद डाला, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपोजिशन की जानिब से सवाल खड़े किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है और उन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। लगता है कि इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था, और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है, और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है।
भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की 153वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्जा गालिब का नाम असदुल्ला बेग और वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। मिर्जा गालिब उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। शुरू में वह फ़ारसी और मुश्किल उर्दू ज़बान में शायरी करते थे। बाद में उन्होंने अपनी शायरी का रुख बदला और ऐसी आसान ज़बान, तख़य्युल और फ़लसफ़ियाना अंदाज में ढाला कि कोई और शायर इनके मद्दे मुक़ाबिल नहीं आता। मिर्ज़ा गालिब का असल कमाल यह है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और अशार में ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात की गहराई ने गालिब को अजीम बनाया। कसरत शराब नोशी के बायस इनकी सेहत बिल्कुल तबाह हो गई। इंतकाल से पहले बेहोशी तारी रही और इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। गालिब ने कहा था, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। लेकिन गालिब के इंतकाल के बाद शेर के बरअक्स दिल्ली में उनका मकबरा बनाया गया जिसकी जाली टूट गई है। इससे पहले ही जाली का कुछ हिस्सा टूटा था, लेकिन शायद इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी, जिससे महबान उर्दू में नाराज़गी है। हमारे नुमाइंदे ने इस मामले का जायज़ा लिया। इस वक्त हम गालिब के मज़ार पर हैं और मज़ार को देखेंगे कि आज तमाम उर्दू वाले यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने गुलपोशी की है। तो ये गुलपोशी नज़र आ रही है। यहाँ पर उर्दू से जुड़े लोग, शायरी से जुड़े लोग जो दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और गालिब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अपने दिली जज्बात का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे ये जो ऊपर गालिब के मज़ार पर जो लगी जाली है ये गिर गई थी। अब इसमें और ज्यादा इजाफा हो गया है। पिछले बार हमने यौम वफात पर यह दिखाया था कि किस तरीके से ये जाली टूटने लगी है, गिर गई है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा टूट गई है। किस तरीके से ये टूट गया है, तो ये एक नुकसान गालिब के मज़ार को हुआ है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा कि कभी गालिब के मज़ार में मार्बल के पत्थर लगे होते थे। आपको वो जाली दिखाई देगी, वो जाली आधी टूटी हुई है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें, बिल्कुल यहाँ इसके मुकाबले में, यहाँ जहां मैं उंगली रख रहा हूं इस जगह पर ये पत्थर अभी भी इसके अंदर यहाँ मौजूद है, लेकिन ये यहाँ से भी जाली जो है वो पूरी तौर से गायब हो चुकी है। आमतौर से लोग नहीं जानते कि ये अतराफ में तमाम कब्रें किसकी हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गालिब की जो अहलियां हैं उनकी कब्र है, उनके उस्ताद की कब्र है, उनके खुसूर की कब्र है। निजामुद्दीन से ताल्लुक रखने वाले एक रिहाइश यहाँ के बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि वो बचपन में यहाँ रहे, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस की कब्र है और क्या चीजें कभी यहाँ हुआ करती थी। भाईजान, ये गालिब साहब की मज़ार है, ये गालिब साहब की वाइफ की मज़ार है और ये गालिब साहब के ससुर की मज़ार है। जी, ये गालिब साहब के ससुर की मज़ार है, ये गालिब साहब की वाइफ की मज़ार है। वो गालिब साहब के उस्ताद जिनसे उन्होंने फारसी सीखी थी उनकी मज़ार है। पहले किसी ज़माने में यहाँ पर एक बाउंड्री हुआ करती थी ऐसे, जो कि गालिब साहब और गालिब साहब की मज़ार एक ही साथ थी। यहाँ से एक बाउंड्री हुआ करती थी यहाँ तक, पूरे तक। ये कब्रें सारी अलहदा थी गालिब साहब की। और यहाँ पर कुछ जो पत्थर लगे हुए थे वो पत्थर अब है नहीं भाईजान। कहाँ चले गए वो, किस तरीके से गायब हो गए? क्योंकि महकमा आसार कदीमा है वो उसकी देखरेख करता है। देखिए, कुछ तो टूट गए, अब टूटने के बाद कहाँ चले गए वो पत्थर, इसमें कुछ कह नहीं सकते भाईजान इसके बारे में। मगर जैसा है, जो कुछ मैंने बताया, ये दो मज़ारें जो थी ये अलग कर रखी थी। अच्छा, आपने बचपन में ये तमाम चीजें देखी हैं, ये कब रिनोवेशन हुआ इसका और किस तरीके से चीजें हुई? सिर्फ साल के साल देखा मैंने इसका रिनोवेशन। जब गालिब साहब का जन्मदिन या होता है उसी टाइम पे लोग बाग पब्लिक तो देखिए आती है इनसे मिलने के लिए, मगर जिस तरीके की सजावट साहब जो कुछ है वो सिर्फ साल के साल होता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग जो है वो गालिब को नजराना पेश करने, उनके मज़ार को देखने आते हैं। कुछ खवातीन भी देखिए यहाँ पर आई हुई हैं। ये सब गालिब के लिए हैं। यहाँ निजामुद्दीन दरगाह पर लोग हाजिरी देने आते हैं। तो गालिब का जब भी यौम वफात होता है या उनका यौम विलादत होता है उस वक्त यहाँ पर लोग आते हैं और उनको याद करते हैं। लेकिन असल सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है, वो ये है कि गालिब का मज़ार लगातार टूट रहा है, बोसीदा हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसकी देख रेख की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। महकमा आसार कदीमा को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसका जो है ठीक से इसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ उन्हीं की है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और बुलेटिन के आखिर में आपको हम छोड़ जाते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। ज़ेपन न्यूज 18 की खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और वो जानकारी जो आपको बनाती है एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो एपिसोड शुरू करते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बताते हैं। 2023 में आएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत का अपना ऑफिशियल डिजिटल रुपया 2023 की शुरुआत में सभी के सामने प्रदर्शित कर सकता है। यह फिलहाल निजी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसा होगा। हालांकि ये सोवरेन बैक्ड फैसिलिटी होगी। रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन के आधार पर विकसित किया जा रहा है डिजिटल रुपया और सभी लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए लोग निजी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो कंपनी पैसा अपने पास रखता है और कोई लेन देन होने पर भुगतान करता है। डिजिटल रुपए के मामले में आप अपने फोन में एक डिजिटल करेंसी रखेंगे जो सेंट्रल बैंक के पास होगी और वहां से इसे किसी भी व्यापारी को जिसकी सेवाएं या सामान आपने लिया है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली क्रेडो ने $80 एमएन रेज किए। क्रेडो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसने अपने हालिया फंडिंग में $80 मिलियन रेज किए हैं। कथित तौर पर इसे ओवर सब्सक्राइब फंडिंग राउंड में कंपनी का मूल्य $460 मिलियन आंका गया है। फंडिंग राउंड में $60 मिलियन प्राइमरी कैपिटल और $20 मिलियन सेकेंडरी इन्वेस्टर्स से मिले। इस फंड के साथ क्रेडो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौजूदा प्रोडक्ट्स एक्सपेंड करने के साथ ही नई जियोग्राफिक्स में भी कदम रखेगा। सोने की कीमत से लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी लाएगी मिस्टन कंपनी। जापानीज ट्रेंडिंग हाउस मित्सुई एंड कंपनी जल्द ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रही है जो सोने की कीमत से लिंक्ड होगी। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ज़ेपैन कॉइन नाम का ये टोकन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जाएगा और लंदन मेटल एक्सचेंज से मित्सुई द्वारा येन में खरीदे गए सोने की कीमत से जुड़ा होगा। एक ज़ेपैन कॉइन की कीमत 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होगी और इसकी गारंटी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। संभावना है कि ज़ेपैन कॉइन जापान का पहला गोल्ड लिंक टोकन होगा। चूंकि ये गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है इसलिए ये क्रिप्टो ज्यादा स्टेबल होगा। ज़ेपैन कॉइन को शुरू में मित्सुई के खुद के एक्सचेंज के जरिए बेचा जाएगा जिसे 7 बैंक और कुछ पार्टनर्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया है। मित्सुई की योजना ज़ेपैन कॉइन को ट्रेडिंग हाउस के एफिलिएटेड रिटेलर्स के लिए एक पेमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बदल रही है गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर। जी हां, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर कई इंडस्ट्रीज में इनोवेशन लेकर आ रही है। गेमिफाई एंड नए डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इनोवेशंस में से एक है एनएफटीएस, डेफी और मूलभूत ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के साथ शामिल ट्रेडिशनल गेम्स की वजह से गेमिंग कम्युनिटी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। गेमिफाई के प्ले टू अर्न मॉडल की वजह से गेमर्स को गेम में टास्क या मिशन पूरा करके पैसों से रियल रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलता है। बेहतरीन गेम परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए इसे फास्ट ब्लॉकचेन पर बनाए जाने की जरूरत होती है। गेमिफाई की दुनिया से असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। इससे ग्लोबल गेमिंग मार्केट पर एक पावरफुल इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 2026 तक ये मार्केट $314.40 बिलियन तक पहुंच जाएगा और एक सर्वे के मुताबिक 4 में से 3 ऑनलाइन गेमर्स वर्चुअल एसेट्स को एक ऐसी करेंसी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल कई प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। खिलाड़ी अब कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स का ट्रेड और एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रिप्टो की समझ में आज के एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों और जानकारियों के साथ। टेक केयर।